Do you remember when India became independent, our leaders had to choose between two paths? First was the rapid industrial growth like the West, and second was the balanced development that included everyone. इन दोनों में से डिसाइड करना था कि हमें रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ चाहिए वेस्ट की तरह, या फिर हमें एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट चाहिए जिसमें सभी इंक्लूडेड हो. एंड आवर लीडर्स डिसाइडेड अ रूट ऑफ what kind of economy? Mixed economy. And this decision shaped our 5-year plans. And this much we have covered in our part 1 of this chapter. So today we will learn about economic planning and also the common goals of 5-year plans. And trust me, by the end of this video you will be clear with your basics and you will have your notes ready with you. Economic planning. Now let's look at एग्जाम्पल फर्स्ट, देन वी विल कम टू द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग. सपोज गवर्नमेंट के पास फंड्स हैं और वो गवर्नमेंट के लिए क्या है, वो फंड्स ही हमारे क्या है, रिसोर्सेज हैं. अब रिसोर्सेज को हम अलग अलग तरह से अलग अलग वेज में ऑल्टरनेटिव यूजेस कर सकते हैं उनके. ये हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा भी था कि एवरी रिसोर्स हैव अ अल्टरनेटिव यूज़. तो हम इन रिसोर्सेज को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं. सपोज गवर्नमेंट इन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाने में, गवर्नमेंट स्कूल्स बनाने में, या फिर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बनाने में इन विलेजेस. और दिस कैन बी यूज ईदर इन बिल्डिंग शॉपिंग मॉल्स. हर जगह पे यूज़ हो सकते हैं रिसोर्सेज. अब अगर शॉपिंग मॉल बनाया जाता है, क्या ये नेशन के लिए प्रायोरिटी है? नाउ थिंक ऑफ द सिचुएशन ऑफ 1947 व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस. जब ब्रिटिशर्स गए थे, क्या शॉपिंग मॉल बनाना नेशन की प्रायोरिटी है? नहीं. नेशन की प्रायोरिटी क्या है? स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, क्योंकि लिटरेसी लेवल जो था वो कैसा था, लो. तो स्कूल बनाना प्रायोरिटी है. हेल्थ फैसिलिटी कैसी थी, लो. हॉस्पिटल्स बनाना प्रायोरिटी है. प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स बनाना प्रायोरिटी है. तो यहाँ पे अगर हम अपने फंड्स को, अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं इन अकॉर्डिंग टू नेशंस प्रायोरिटी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये हमने प्लानिंग की है, हमने अपने रिसोर्सेज एलोकेट किए हैं नेशन की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, और डेवलपमेंट भी हम कर रहे हैं, ग्रोथ भी हमारी हो रही है. सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ नोन एज इकोनॉमिक प्लानिंग. इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग. नाउ लेट्स लुक एट द डेफिनेशन गिवन बाय द प्लानिंग कमीशन. Economic planning means utilization of countries' resources in different development activities in accordance with nation's priority और national priorities. यही हमने देखा. इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है कंट्री के रिसोर्सेज को यूज़ करना डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, नेशन के प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, नेशनल प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग. जो ज़रूरी है वहाँ पे रिसोर्सेज को यूज़ करना. अगर जहाँ ज़रूरी नहीं होगा वहाँ रिसोर्सेज यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. सो दिस इज़ नोन एज इकोनॉमिक प्लानिंग. आवर लीडर्स अडॉप्टेड व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम. And this was integrated with economic planning in form of 5-year plans. So 5-year plans क्या हैं, जिसमें मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम और इकोनॉमिक प्लानिंग दोनों को जोड़ा गया है, उसको हम बोलते हैं 5-year plans. सो 5-year plans कुछ नहीं है, हमारा मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम यूज़ किया गया है और साथ साथ हमने उसमें इकोनॉमिक प्लानिंग भी कर दी, तो वो क्या बन गए, 5-year plans. इंडिया अडॉप्टेड 5-year plans. First 5-year plan was introduced in 1951 and the last was in 2012. लास्ट 2012 क्यों है, क्योंकि इसके बाद क्या हुआ था, प्लानिंग कमीशन डिसॉल्व हो गया था. इसके बाद क्या आया था, नीति आयोग. एंड दिस वी विल कवर इन नेक्स्ट स्लाइड. So the important one is first 5-year plan was introduced in 1951 and the last was in 2012. अब इस टाइम पीरियड के बीच में कुछ एनुअल प्लान्स भी आए. एनुअल प्लान्स मतलब जो सिर्फ 1 साल वाले प्लान थे. अब इस टाइम के अंदर 3 एनुअल प्लान्स इंट्रोड्यूस किए गए. 3 एनुअल प्लान्स मतलब 3 बार प्लान्स आए, लेकिन वो सिर्फ सारे 1-1 साल वाले थे. फ्रॉम अप्रैल 1st 1996 टू मार्च 31 1969. 1 annual plan from 1979 to 1980. 2 annual plans from April 1 1990 to 1992. So now let's look at Niti Aayog. So
पहले क्या था और अब क्या है? पहले था हमारे पास प्लानिंग कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1951 में, जिसके बाद फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया? 1951 में। 1950 के बाद सबसे पहला प्लान बन गया 1951 में, इसीलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूट ही 1950 में हुआ था। लेकिन इसको रिप्लेस करके क्या आया? नीति आयोग इन 2015, इसीलिए लास्ट प्लान कब था? 2012। नीति आयोग मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस वी हैव टू रिमेंबर। नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एंड इट रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन के पास क्या पावर थी? प्लानिंग कमीशन के पास पावर थी टू एलोकेट फंड्स टू मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट्स। ये फंड एलोकेट कर सकता था मिनिस्ट्रीज को और स्टेट्स को, जो हमारे पास अलग अलग स्टेट्स हैं लाइक यूपी, हरियाणा, पंजाब, सारे स्टेट्स को ये फंड एलोकेट कर सकता था। लेकिन ऐसा कुछ नीति आयोग में नहीं था। स्टेट गवर्नमेंट आर एक्सपेक्टेड टू प्ले ग्रेटर रोल इन प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। स्टेट गवर्नमेंट्स जो है प्लानिंग में या फिर इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प कर सकती थी, लेकिन जो फाइनल पॉलिसी थी वो तभी आती जब सारे स्टेट से कंसल्ट कर लिया जाता था, सबकी सहमति होती थी, तभी फाइनल पॉलिसी कोई बनती थी नीति आयोग के अंडर, जो अभी भी है। प्लानिंग कमीशन में क्या था? फॉर्मुलेटेड इंडियाज 5 ईयर प्लान्स अमंग अदर फंक्शंस। प्लानिंग कमीशंस ने हमारे 5 ईयर प्लान्स दिए थे, अलग अलग और भी फंक्शंस थे, लेकिन एक फंक्शन इसका क्या था? 5 ईयर प्लान बनाने का। रोल ऑफ स्टेट्स वॉज लिमिटेड। स्टेट्स का रोल लिमिटेड था। जो रोल स्टेट्स का यहाँ है वो यहाँ पे नहीं था इन प्लानिंग कमीशन। यहाँ पे क्या था? इम्प्लीमेंटेशन में भी और प्लानिंग में भी रोल था स्टेट गवर्नमेंट का, और फाइनल पॉलिसी भी सारे ही स्टेट से कंसल्ट करने के बाद मिलती थी। नाउ नीति आयोग एक्ट मोर लाइक अ थिंक टैंक। दिस इज इम्पोर्टेंट। थिंक टैंक, क्या बोलते हैं नीति आयोग को? थिंक टैंक। एंड डज नॉट हैव द पावर टू इम्पोज पॉलिसीज। जैसे 5 ईयर प्लान्स में पॉलिसीज बनती थी और प्लानिंग कमीशन उसको इम्पोज करता था, वैसे नीति आयोग के अंदर नहीं था। इसका काम सिर्फ थिंक टैंक का था, मतलब कि ये पॉलिसी सोचे, उसको बनाए और फॉर्मुलेट करके दे, गवर्नमेंट को बताए कि हाँ इससे जो है जीडीपी की ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है, इससे नेशन की ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है, आप इस पॉलिसीज़ पे ध्यान दे सकते हो। लेकिन इम्पोज कर दे उसको, ऐसा कुछ इसमें नहीं था। इम्पोज मतलब ज़बरदस्ती उन पॉलिसीज़ को लेके आना या इसने लागू ही कर दी, ऐसा इसमें नहीं है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग. Next is plan. What is plan? This is the extract from NCERT. A plan spells out how the resources of a nation should be put to use. Plan क्या होता है? Plan हमें ये बताता है कि nation के जो resources हैं हम उनको use कैसे करेंगे. That is plan. It should have some general goal as well as specific objective. जनरल गोल के साथ साथ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी होते हैं विच आर टू बी अचीव विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. जनरल गोल लाइक फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ग्रोथ. कंडीशन बहुत ख़राब थी हमारी इकोनॉमी की, ग्रोथ कराना इज़ अ जनरल गोल. जितने भी प्लान बनेंगे उन सब में क्या ध्यान में रखा जाएगा कि ग्रोथ हो. स्पेसिफिक मीन्स लाइक अगर स्पेसिफिकली देखें कि अगर मान लिया एक प्लान बनाया उसमें ये बोला गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर को हमें ज़्यादा ध्यान देना है, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर हमें ध्यान देना है कि हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो. सो दिस इज़ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कि हमें अचीव करना है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 1 ईयर का टाइम लेके चले अगर हम 1 साल का, तो 1 साल के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बना के देनी है ताकि हमारी जीडीपी बढ़ सके. तो दिस इज़ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो हमें 1 साल के अंदर उस प्लान में अचीव करना है. इससे क्या हो रहा है? ऑब्वियसली ग्रोथ तो हो रही है ना. हर प्लान में ये देखा जाएगा कि ग्रोथ हमेशा होती रहे. सो दिस इज़ अ जनरल गोल. तो हर प्लान के अंदर एक जनरल गोल भी होता है और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी होता है और उसी को हम क्या बोलते हैं? प्लान, जिसमें एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम भी होता है. इन इंडिया प्लान्स वर ऑफ 5 ईयर ड्यूरेशन एंड वर कॉल्ड 5 ईयर प्लान. क्योंकि 5 साल के लिए प्लान बनते थे तो इंडिया में इसलिए उनको क्या बोला गया? 5 ईयर प्लान. सो हियर इज़ अ इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट इंडिया बोरोड दिस फ्रॉम सोवियत यूनियन. सो वी बोरोड प्लान्स 5 ईयर प्लान्स फ्रॉम सोवियत यूनियन, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट
वैसे ही नहीं कर सकते थे जैसे हमने बोरो कर लिया, क्योंकि हमारी सिचुएशन डिफरेंट थी। हमारी सिचुएशन डिफरेंट कैसे थी? वी हैव मास लेवल ऑफ पॉवर्टी, मास लेवल पे हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट था बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर के हैंडीक्राफ्ट ख़राब हो गए थे, हमारे लो लिटरेसी लेवल था। हमारा फोकस क्या था? हमारा फोकस ये नहीं था कि हम सिर्फ और सिर्फ जीडीपी पे फोकस करें, क्योंकि हमारी सिचुएशन अलग थी, तो हमें फोकस करना था ऑन पीपल ऑल्सो। हमारा फोकस क्या था? हम दोनों के ऊपर फोकस करें, इसलिए हमारा फोकस अलग था और इसीलिए हमारी जो पॉलिसी थी, जो हमारा वे फॉरवर्ड था, वो भी डिफरेंट था। Plan documents not only specify the objectives to be attained in 5 years of a plan, but also what is to be achieved over a period of 20 years. हमारे जो प्लान्स थे वो सिर्फ ये नहीं बताते थे कि 5 साल में हमें क्या अचीव करना है, लेकिन हमें उससे भी लॉन्ग टर्म के लिए 20 ईयर्स में क्या अचीव करना है, ये भी हमारे प्लान्स में स्पेसिफाइड था, ये भी हमारे प्लान्स में था। सो दिस लॉन्ग टर्म प्लान इज़ कॉल्ड पर्सपेक्टिव प्लान। इस लॉन्ग टर्म प्लान को, पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, इसको हम क्या बोलते हैं? पर्सपेक्टिव प्लान। नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया। हमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ी ही क्यों इंडिया के अंदर? इंडियाज़ इकोनॉमी वॉज स्टैगनेंट एंड बैकवर्ड। यस, हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखा इंडिया की इकोनॉमी स्टैगनेंट और बैकवर्ड थी जब ब्रिटिशर्स गए थे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सच एन इकोनॉमी कुड नॉट बी लेफ्ट टू द मार्केट फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। हमने ये भी कवर किया था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कि मार्केट फोर्सेस क्या होते हैं, सप्लाई एंड डिमांड। तो हम अपनी इकोनॉमी को सप्लाई और डिमांड के ऊपर नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी स्टैगनेंट और बैकवर्ड थी। इसीलिए इट नीडेड अ बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। हमें इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी अपनी इकोनॉमी के अंदर। वो इन्वेस्टमेंट, कैसी इन्वेस्टमेंट? जो गवर्नमेंट सपोर्ट करे, जो गवर्नमेंट से सपोर्टेड हो। इसीलिए इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत थी, हैंस नीड फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स के क्या कॉमन गोल्स थे? फर्स्ट वॉज ग्रोथ, सेकेंड मॉडर्नाइजेशन, थर्ड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी, एंड द लास्ट सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी। और ये रट लेना है। ओके, सो ये रट लेना है। माई हिंदी हैंड राइटिंग इज़ वेरी वेरी बैड, वेरी पुअर। सो ये तो रट लेना है कि क्या क्या प्लान थे। 4 प्लान थे, वो 4 गोल कौन कौन से थे? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ और इक्विटी, सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी। ओके, फर्स्ट इज ग्रोथ। ग्रोथ मतलब क्या होता है? ग्रोथ, इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। कंट्री की कैपेसिटी मतलब कि पूरे के पूरे नेशन की कैपेसिटी जब बढ़ जाए गुड्स और सर्विसेज बनाने की, तो उसको हम बोलते हैं ग्रोथ। मतलब अगर हम प्रोडक्शन कर रहे थे पहले 1 2 3 बॉक्सेस का, और हमारी कैपेसिटी बढ़ गई पूरे के पूरे नेशन की, अब हम बना रहे हैं 10 20 डब्बे, सो इसको हम बोलेंगे ग्रोथ। प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है ना, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है, चलिए तो प्रोडक्शन हो गया, आउटपुट ऑफ गुड्स। एंड सर्विसेज मतलब सर्विसेज कैसे बढ़ेगी? ईदर अ लार्ज स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल और अ लार्जर साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग। या तो प्रोडक्टिव कैपिटल बढ़ रही हो हमारी, या फिर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्टिंग सर्विसेज हो। सपोर्टिंग सर्विसेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग। मतलब क्या हुआ इसका? लेट्स सी। लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल मतलब सपोज पहले हमारे पास एक फैक्ट्री थी, सो मान के चलते हैं इससे प्रोडक्शन हो रहा था सिर्फ 4 बॉक्सेस का। अब हमारे पास 2 फैक्ट्रियाँ हैं, अब हमारे पास फैक्ट्री ज़्यादा हो गई, प्रोडक्टिव कैपिटल हमारे पास ज़्यादा हो गई। प्रोडक्टिव कैपिटल मतलब क्या? प्रोडक्शन हो रहा है और ये हमारे लिए क्या है? कैपिटल जनरेट कर रही है, नहीं कर रही? हमने ये भी पढ़ा था ना कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। तो अगर मान लो हमारे पास 2 की जगह 3 फैक्ट्री हो गई, अब इससे क्या हुआ? पहले जो हमारे पास 4 बॉक्सेस बन रहे थे, सपोज करो अब हमारे पास 10 बॉक्सेस बन रहे हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया।
प्रोडक्टिव कैपिटल भी बढ़ गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल। तो मतलब हमारी क्या हुई, ग्रोथ। सपोर्टिंग सर्विसेज भी बढ़ गई। लार्जर स्टॉक ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज, कैसे बढ़ी सपोर्टिंग सर्विसेज? अभी हमने देखा सपोर्टिंग सर्विसेज क्या होती है हमारी, ट्रांसपोर्टेशन या फिर बैंकिंग। सपोज हमारे पास पहले एक बैंक था कंट्री के अंदर, अब हमारे पास क्या हुआ, अब हमारे पास 3 बैंक हैं। सो क्या हुआ, हमारे पास सपोर्टिंग सर्विसेज भी बढ़ गई। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्रोथ। सो लेट्स कम टू द डेफिनेशन। ईदर अ लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल or a larger size of supporting services like transport and banking. Okay, so growth को हम कैसे देख सकते हैं? A good indicator of economic growth in the language of GDP. अच्छा इंडिकेटर क्या माना जाता है ग्रोथ का, जिससे हम देख सकते हैं कि ग्रोथ हो भी रही है कंट्री में या नहीं? वो क्या होता है, GDP. व्हाट इज GDP? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? GDP is the market value of final goods and services produced in the country during a year. एक साल के अंदर कितने गुड्स और सर्विसेज कंट्री के अंदर बने और उनकी फाइनल मार्केट वैल्यू क्या है। फाइनल मतलब जब वो मार्केट में पहुंच चुके हैं उनकी फाइनली वैल्यू कितनी आ रही है। तो उस वैल्यू को बोलते हैं, जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं, जब उसको जोड़ लेते हैं उन सारे गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ये हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में निकालना भी सीखना है। GDP कैसे निकालते हैं, यहाँ पे तो सिर्फ पढ़ रहे हैं GDP क्या होता है। इंक्रीज इन GDP डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। अब GDP को कैसे बढ़ा सकते हैं, 2 तरीक़ों से बढ़ा सकते हैं। वो तरीके क्या क्या हैं? इंक्रीज इन रिसोर्स बेस ऑफ कंट्री के अंदर जितने रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज इंक्रीज़ कर दो। रिसोर्सेज इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं? हमने एक चीज़ पढ़ी है, हमारे पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारे पास स्कैरसिटी है रिसोर्सेज की, तो रिसोर्सेज तो बढ़ा ही नहीं सकते, कंट्री का रिसोर्स बेस कैसे बढ़ाएंगे। और सेकंड, दूसरा तरीका क्या है, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी थ्रू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। हाँ, ये हो सकता है, हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा दें नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करके, अलग अलग आइडियाज़ लेके आकर, तो हम इंक्रीज़ कर सकते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी। तो इससे क्या होगा, हम अपनी GDP को बढ़ा सकते हैं। सो उससे क्या होगा, ग्रोथ। अब इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से मतलब क्या है, लेट्स सी। हम यूज़ कर सकते हैं हार्वेस्टिंग मशीन्स, हम यूज़ कर सकते हैं थ्रेशिंग मशीन। इससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। यही हमने देखा अभी। हम क्या करें, हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा दें नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, तो उससे क्या होगा, GDP इंक्रीज़, और वो हमारा क्या होगा, इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ। नाउ हियर कम्स द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। स्ट्रक्चरल कंपोजिशन क्या होता है? स्ट्रक्चरल कंपोजिशन कुछ भी नहीं है, जब हमारे तीनों सेक्टर्स इकोनॉमी के, 3 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के अंदर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो जब हमारे तीनों सेक्टर्स से कंट्रीब्यूशन जाता है उसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ इकोनॉमी। तीनों सेक्टर्स जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं इसी कंपोजिशन को बोला जाता है स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। दिस इज़ इनकरेक्ट। आप इसकी जगह पे लिख सकते हो, द कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच ऑफ द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ईच ऑफ द सेक्टर्स ऑफ economy. So this is the correct definition. The contribution made by each of the sectors of economy makes up the structural composition of the economy. अगर किसी भी कंट्री की ग्रोथ होगी तो उसके साथ साथ जो कंट्रीब्यूशन है हर सेक्टर का, वो कंट्रीब्यूशन भी चेंज ही होगा ग्रोथ के साथ साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्रोथ है तो हो सकता है टर्शरी सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे GDP में, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा प्राइमरी सेक्टर कम कंट्रीब्यूट करे GDP में। सो ये क्या हो रहा है, कंट्री के डेवलपमेंट के साथ साथ कंट्रीब्यूशन हर एक सेक्टर का GDP में चेंज हो रहा है, और इसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल चेंज।
जब हमारा कंट्रीब्यूशन हर सेक्टर का चेंज हो जाए कंट्री के डेवलपमेंट के साथ साथ, ग्रोथ के साथ साथ, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल चेंज। तो सेकेंड गोल ऑफ 5 ईयर प्लान वाज मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन क्या होता है? जब हम कोई भी नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं और उससे हम प्रोडक्शन इंक्रीज करें गुड्स और सर्विसेज का, तो उसको हम बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था? नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए नई टेक्नोलॉजी के HYV सीड्स को यूज़ किया गया था। इन सीड्स को यूज़ करते हुए क्या हुआ था? प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था। प्रोडक्शन जब इंक्रीज हुआ तो उससे क्या हुआ? नई टेक्नोलॉजी यूज़ की गई, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ हुए। सो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? यहाँ पे हमने क्या अडॉप्ट किया? नई टेक्नोलॉजी, और ये क्या है? मॉडर्नाइजेशन। लेकिन मॉडर्नाइजेशन में नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के साथ साथ जब सोशल आउटलुक भी चेंज हो, सोशली जो नज़रिया है वो भी चेंज हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल पहले के टाइम पे इन अर्लियर डेज सिर्फ मेल ही कंट्रीब्यूट कर पाते थे प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। प्रोडक्शन जो था वो सिर्फ और सिर्फ करने का राइट किसको था? प्रोडक्शन या फिर कोई भी काम वर्क फोर्स के अंदर एंटर करने का जो राइट था वो सिर्फ मेल्स के पास था। लेकिन जब वीमेन एम्पावरमेंट हुआ था उसके बाद क्या हुआ? फीमेल्स भी पार्टिसिपेट कर सकती है अब प्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर। फीमेल्स भी जो है अब वर्क फोर्स में एंटर कर सकती है, वो भी कंट्रीब्यूशन कर सकती है GDP इंक्रीज करने, ग्रोथ करने में कंट्री की। सो दिस इज व्हाट? दिस इज एग्जांपल ऑफ विमेन एम्पावरमेंट। और जब सोशली आउटलुक चेंज होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? मॉडर्नाइजेशन। सो जब दोनों ही चेंजेस आए तो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉडर्नाइजेशन। नाउ हियर इज द पॉइंट टू बी नोटेड। मॉडर्नाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट कॉम्प्लीमेंट्री और कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है। सो लेट्स सी। Modernization as a planning objective was not expected to contradict with employment generation. जब मॉडर्नाइजेशन गोल में रखा गया 5 ईयर प्लान्स के, तो इस ऑब्जेक्टिव को ये सोचकर नहीं रखा गया था कि ये अगेंस्ट जाएगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के, मतलब हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाएंगे, इसके अगेंस्ट में ये कॉन्सेप्ट जाएगा, ऐसा सोच के ये ऑब्जेक्टिव नहीं रखा गया। बोथ गोल्स ऑफ प्लानिंग वर टेकन एज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दोनों ही गोल मॉडर्नाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये दोनों गोल जो है ये रखे गए क्या सोचकर कि एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। टेक्नोलॉजी हैज इमर्ज्ड एज प्रिंसिपल ड्राइवर ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। हमें पता है आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा ग्रोथ करने में, कंट्री को डेवलप करने में कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है। आज सब कुछ टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंड करता है। सो जो टेक्नोलॉजी है ये प्रिंसिपल, ये मेन ग्रोथ प्रोसेस की एक मेन चीज़ निकल के आई कि इसी के ऊपर ग्रोथ प्रोसेस जो है डिपेंड कर रही है। धीरे धीरे हमारी ज़्यादा से ग्रोथ जो होगी वो टेक्नोलॉजी से ही होगी। लेकिन अब टेक्नोलॉजी का एक ड्रॉबैक या एक लिमिटेशन भी होता है कि टेक्नोलॉजी सब्स्टिट्यूट्स लेबर रादर देन supplementing it. It is wrong, it is supplementing it, consequently leading to jobless growth. टेक्नोलॉजी जो है वो लेबर को रिप्लेस करती है, सब्स्टिट्यूट करती है। जो काम मशीन से हो सकता है उसके लिए लेबर क्यों लगाई जाए? रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल इंटेंसिव, जो हमने 11th में पढ़ा था, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो क्या होगा? जहाँ मशीन से चीप लेबर वसूली जा सकती है या चीप में काम कराया जा सकता है, सस्ते में काम कराया जा सकता है, या प्रोडक्शन कॉस्ट मशीन्स यूज़ करने से अगर किसी भी प्रोड्यूसर की कॉस्ट कम आती है तो वो लेबर हायर क्यों करेगा? लेबर हायर करने से क्या होगा? लेबर्स को वेजेस पे करने होंगे, वेजेस पे करने होंगे तो लेबर प्रोड्यूसर के लिए क्या होगी? कॉस्टली, और इतनी एफिशिएंट लेबर नहीं होगी जितनी एफिशिएंट मशीन हो गई। मशीन से जल्दी काम होगा, लेबर से काम थोड़ा लेट होगा। सो इसीलिए टेक्नोलॉजी हमेशा सब्स्टिट्यूट करती है लेबर को, ना कि सपोर्ट करती है लेबर को। इसीलिए इससे क्या होता है? जॉबलेस ग्रोथ। टेक्नोलॉजी से ग्रोथ तो होती है लेकिन ग्रोथ कैसी होगी? जॉबलेस ग्रोथ। जॉब नहीं जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट चला जाएगा, क्योंकि क्या हुआ? मशीन्स आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई नई नई, तो जॉब तो कहीं जनरेट हो ही नहीं रही लेकिन ग्रोथ हो रही है।
सो इसको हम क्या बोलते हैं, जॉबलेस ग्रोथ. लेट्स सी. Situation, jobless growth is a situation when level of output in the economy tends to rise due to innovative technology without any rise in the level of employment. जब नई टेक्नोलॉजी से आउटपुट तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट में कोई भी इंक्रीज नहीं है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा लेकिन आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे सिचुएशन को जॉबलेस ग्रोथ. नेक्स्ट गोल इज सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी. सेल्फ रिलायंस क्या होता है? सेल्फ रिलायंस मीन्स द स्टेट ऑफ नॉन डिपेंडेंस ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर फाइनेंशियल रिसोर्सेज. फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए, पैसे के लिए हम बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पर डिपेंड ना करें, हमें उन पर डिपेंड ना होना पड़े, इसको हम क्या बोलेंगे, सेल्फ रिलायंस, अपने आप में आत्मनिर्भर. सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ सफिशिएंसी क्या है? रेफर्स टू द स्टेट ऑफ नॉन डिपेंडेंस अपॉन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ नॉन डिपेंडेंस फॉर द एसेंशियल सप्लाईज इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी. डोमेस्टिक इकोनॉमी मीन्स विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, दैट इज़ डोमेस्टिक इकोनॉमी. हमें अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर एसेंशियल सप्लाईज लाइक फूड, ग्रेन्स जो ज़रूरी है उसके लिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब बाकी की दुनिया पे डिपेंड ना होना पड़े. हमें फूड, ग्रेन्स हमारे लिए जो ज़रूरी है वो बेसिक नेसेसिटी भी हमें बाहर से इंपोर्ट ना करनी पड़े, हमें बाहर के देशों पे डिपेंड ना होना पड़े. सो उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ सफिशिएंसी. हम अपने यहाँ इंडिया के अंदर ही इतने ज़्यादा प्रोडक्शन करें या इतना ज़्यादा ग्रोथ करें, इतना ज़्यादा हम यहीं पे प्रोडक्शन करें कि हमें बाहर डिपेंड ना होना पड़े. एटलीस्ट डोमेस्टिक इकोनॉमी या डोमेस्टिक जो हमारी कंट्री है उसके यहाँ रहने वाले लोगों को या इंडिया में रहने वाले लोगों को सेल्फ सफिशिएंसी मिले. ऐसा ना हो कि इंडिया के अंदर रहने वाले लोगों के पास खाने के लिए खाना ही नहीं है और वो खाना हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है या फिर किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ रहा है. सो उसको हम बोलेंगे सेल्फ सफिशिएंसी. सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू इज़, जब हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे डिपेंड ना होना पड़े तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ रिलायंस, और जब हमें एसेंशियल सप्लाईज के लिए डिपेंड ना होना पड़े उसको हम बोलते हैं सेल्फ सफिशिएंसी. सो हियर इज़ अ फैक्ट, डू यू नो that in 1965 USA threatened whom? India, us. USA ने हमें थ्रेटन किया था, किस चीज़ के लिए? टू स्टॉप एक्सपोर्ट्स ऑफ फूड ग्रेन टू इंडिया इफ़ इट डिड नॉट स्टॉप द वॉर विद पाकिस्तान. India wanted to be self-sufficient in food grain production to avoid uncertainty of food supplies from rest of the वर्ल्ड. 1965 के अंदर यूएस ने क्या बोला हमें? यूएसए ने बोला कि अगर तुम पाकिस्तान के साथ वॉर बंद नहीं करते हो तो हम तुम्हें जो है फूड ग्रेन्स ही सप्लाई नहीं करेंगे. फूड ग्रेन सप्लाई नहीं करेंगे तो ये क्या है? ये तो बेसिक नेसेसिटी होगी ना. तो इंडिया चाहता था कि हम अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट बने फूड ग्रेन में, ताकि अनसर्टेनिटी ना हो. अगर मान लो हमारे पास सेल्फ सफिशिएंसी ना हो, हम खुद ही प्रोडक्शन नहीं करते हैं, हम बाहर डिपेंडेंट हैं दूसरी कंट्री के ऊपर, और उसने सप्लाई बंद कर दी तो कंट्री का क्या होगा? डोमेस्टिक कंट्री में क्या होगा? डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर क्या हुआ? भुखमरी आएगी. सो इसीलिए सेल्फ सफिशिएंट होना चाहता था इंडिया. इट वॉज नेसेसरी फॉर इंडिया टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, अदरवाइज वी हैड टू yield टू USA फॉर द imports ऑफ फूड ग्रेन ऑन द स्पेसिफाइड टर्म्स एंड कंडीशन. हम सेल्फ सफिशिएंट होना चाहते थे. सेल्फ सफिशिएंट होना इसलिए ज़रूरी था, अगर हम सेल्फ सफिशिएंट ना होते तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता यूएस से फूड ग्रेन, और हमें फिर इंपोर्ट के बदले यूएस को क्या करना पड़ता? पे करना पड़ता फूड ग्रेन्स के लिए. तो इसलिए सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी था. सो द लास्ट 5-year प्लान गोल इज़ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, बट अब हम इसको डिटेल में देखेंगे. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स एवरी इंडिविजुअल इन दिस सोसाइटी गेट्स द सेम शेयर ऑफ कंट्रीज़ नेशनल इनकम. कंट्री में जितनी भी नेशनल इनकम है सभी लोगों को, जितने भी यहाँ पे रहने वाले लोग हैं सबको सेम शेयर मिले, मतलब कि इक्वल डिवीज़न हो.
अगर आप अडल्ट हो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक चॉकलेट, आप अडल्ट हो, एक बच्चा है मान लो 5 और 6 ईयर ओल्ड, दोनों को सेम चॉकलेट मिले, ऐसा इसको बोलेंगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको भी पूरी चॉकलेट मिल रही है, उस बच्चे को भी पूरी चॉकलेट मिल रही है, और जिसको ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा नीड है, उसको भी उतनी मिल रही है। सो दिस इज़ equal distribution. Whereas equitable distribution refers to a situation when differences in income are allowed but only within certain limits. डिफरेंस हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन में, जो अभी हमने चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट की ना, इसमें हम डिफरेंसेस लेके आ सकते हैं। अगर आपको चॉकलेट मिल रही है पूरी, हो सकता है बच्चे को 2 चॉकलेट मिल जाए, डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस आ गया, लेकिन वो सर्टेन लिमिट्स के अंदर ही हो सकता है। वो सर्टेन लिमिट्स क्या होगी? These differences are socially unwarranted and are to be proportionate to the differences in qualification in skills of different individual in this society. हम अपना चॉकलेट वाला एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम दूसरे एग्जाम्पल से भी समझेंगे इसको, क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स। चॉकलेट बच्चे को 2 मिल गई, आपको 1 ही मिली है। अब ऐसा क्यों है? क्या ये अनफेयर है या फेयर है? बच्चा है 5 to 6 ईयर ओल्ड, उसको अगर 2 चॉकलेट मिले तो वो अनफेयर तो नहीं होगा। बच्चे चॉकलेट्स खाते हैं, हो सकता है आपको उतनी नीड ना हो, लेकिन उसको नीड ज़्यादा है। तो ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस तो आया, लेकिन ये डिफरेंस अनफेयर नहीं है। डिफरेंसेस अलाउड है सर्टेन लिमिट्स के अंदर, लेकिन वो डिफरेंस हमें अनफेयर फील नहीं हो रहा, क्योंकि वो लिमिट के अंदर है, अकॉर्डिंग टू द नीड है। सो इसको हम बोलते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। Let's take another example. Suppose a teacher working in a school gets a salary of suppose 50,000 per month. In the same school, उसी स्कूल के अंदर a peon is getting the salary of 10,000 पर मंथ। ठीक है, अ टीचर, एक स्कूल के अंदर एक टीचर है जिनकी सैलरी है 50,000 पर मंथ, और जो पियोन है उनकी सैलरी है 10,000 पर मंथ। अब इनके वर्किंग आवर्स भी डिफरेंट है। टीचर के वर्किंग आवर्स सेम स्कूल वाले वही हैं, 5 to 6 आवर। पियोन के वर्किंग आवर सपोज 6 to 7 आवर अ डे। इज़ इट फेयर और नॉट? अब हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि नेशन की जो इनकम है, जो नेशनल इनकम है, उसमें से सबका शेयर कैसा होना चाहिए? सेम। एवरीवन शुड गेट सेम शेयर ऑफ नेशनल इनकम। मतलब इसके अकॉर्डिंग, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग दोनों की सैलरी क्या होनी चाहिए थी? 50K पर मंथ। दोनों का टाइम पीरियड भी सेम होना चाहिए था, वर्किंग टाइम पीरियड। पर क्या ये फेयर होता? इज़ इट फेयर? नो, इट्स नॉट फेयर। फेयर क्या होगा? जो अभी है, टीचर की सैलरी क्या है? 50K, 50,000, पियोन की सैलरी 10,000। ये फेयर है, क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन एंड अकॉर्डिंग टू द स्किल्स। ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? स्किल्स और क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। दोनों में डिफरेंस तो है ना, 50K और 10K में डिफरेंस है। यही हमने पढ़ा था कि कुछ लिमिट में, सर्टेन लिमिट के अंदर डिफरेंस अलाउड है, सर्टेन लिमिट में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जब वो स्किल और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हो या फिर नीड के अकॉर्डिंग हो, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और जब नेशनल इनकम की जो इनकम है उसका शेयर सब में सेम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो, तो उसको हम बोलते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर सैलरी सेम होती, दोनों की ही 50 होती,
तो हम क्या बोलते हैं, दोनों को सेम शेयर मिल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ equal distribution, and this is example of equitable distribution. I hope this is clear to you, the difference between equal distribution and equitable distribution. Here comes the point to be noted, inclusive growth. क्योंकि अब जो फोकस है वो शिफ्ट हो चुका है. एट प्रेजेंट फोकस क्या है हमारा, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ और अक्रॉस ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. मतलब सारे ही सेक्शन, ऐसा ना हो कि सिर्फ रिच जो पीपल हैं उन्हीं को बेटर क्वालिटी मिले, नहीं, रिच, पुअर, मिडिल क्लास, एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी डिजर्व्स बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, और इसी को हम बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ. नाउ लेट्स लुक एट द डेफिनेशन ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ. इंक्लूसिव ग्रोथ इज द इकोनॉमिक ग्रोथ that is distributed across society and creates opportunity for all. ऐसी ग्रोथ, ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ जो सोसाइटी में सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अपॉर्चुनिटी दे आगे बढ़ने की. जो सबको साथ में लेके चले, सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को साथ में लेके चले, ऐसी ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ. एंड रिमेंबर, पॉइंट टू बी नोटेड, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है. 10th स्टैंडर्ड में डेवलपमेंट चैप्टर के अंदर हमने डिफरेंस देखा था इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर. वहाँ पे हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, वही वाली इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है यहाँ पे. इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसी होनी चाहिए जो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को साथ में लेकर चले, कोई भी रह ना जाए, तो उसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ. सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग द पेशेंस एंड बीइंग टिल एंड. वी विल कवर एग्रीकल्चर in the next part of this series of this chapter. If you like, please share and subscribe to the channel so that you can get notified for my next videos.